बिहार में विधानसभा चुनाव है। शुरुआती दौर में मैं आपसे अपने इसी प्लेटफॉर्म में बात कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वुमेन सेफ्टी इंपावरमेंट को लेकर। लेकिन जैसे ही एसआईआर की बात हुई, सारा फोकस शिफ्ट हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में लगातार चुनाव आयोग में वोट काटने को लेकर वोट चोरी तक के इल्जाम ईसीआई पर लगा है। ऐसे में अब बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में घमासान काफी तेज है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी पर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को फर्जीवाड़ा करार दिया। दावा किया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम में उनके पास 2-2 ईपीआईसी नंबर हैं। दोनों वोटर आईडी कार्ड अलग अलग ईपीआईसी नंबर दिखा रहे हैं, अलग अलग उम्र उसमें दर्ज है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने एक्शन लेने की मांग की है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 2 वोटर आईडी होने को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा 5 अगस्त को पटना में नाम हटवाने के लिए बीएलओ को आवेदन वो दे चुके हैं। इसी पर करेंगे विस्तार से बात, होगी चर्चा कि अब बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या सबसे बड़ा मुद्दा ईसीआई और एसआईआर बन गया है, और क्या अब जनता इसी पर वोट देने के लिए घर से निकलेगी। दूसरा बड़ा सवाल ये, वोट दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि विपक्ष यही माहौल बना रहा है। इसी पर होगी सार्थक चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी पर बवाल मच गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को फर्जीवाड़ा करार देते हुए दावा किया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से ईपीआईसी नंबर दर्ज है और दोनों वोटर आईडी कार्ड पर अलग अलग ईपीआईसी नंबर और उम्र दर्ज है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करने की मांग की है। ये मोदी जी के खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है। इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन, तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 2 वोटर आईडी होने को लेकर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को पटना से नाम हटवाने के लिए बीएलओ को आवेदन दिया है। साथ ही विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ, और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। वहीं 2 वोटर आईडी विवाद पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो हैं, पद हैं, उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव 2 वोटर आईडी को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमलावार है,
तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खुद के वोटर आईडी कार्ड के 2 EPIC नंबर होने के मामले में चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा, जिसका जवाब नहीं मिलने पर चुनाव आयोग ने रिमाइंडर नोटिस भेजा है। इसको लेकर आरजेडी नेताओं की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी ने लिखित में जवाब दिया है, जबकि चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव का जवाब नहीं आया है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हो गई है। दावे आपत्तियों की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब आप देख लीजिए, SIR को लेकर घमासान बचा हुआ है। पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछ लिया आओ हाजिरी दो। ये विवाद थमा भी नहीं था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर तेजस्वी जी ने कर दी और बता दिया खुद विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम में दो दो अलग अलग EPIC नंबर है। अब इसको लेकर क्या कुछ घटनाक्रम है और क्या इस बार के चुनावों में बिहार विधानसभा 2025 में सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्या? SIR, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही मुद्दे रह गए हैं क्या? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत शानदार पैनल जुड़ रहा है। कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मेरे मित्र मनीष मेरे साथ जुड़े हैं। इस डिबेट की ओपनिंग मनीष मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। अभी तक तो हमने खूब हल्ला देखा कि तेजस्वी यादव के 2 EPIC, तेजस्वी यादव के पास तो 2 वोटर आईडी कार्ड। अब यही आ गया डिप्टी सीएम जी के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों मामला एक दूसरे से कहीं मिलते जुलते है ही नहीं। दोनों विषय ही बिल्कुल अलग अलग है। हाँ। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। देखिए, 2 प्रकार की घटनाएं हैं, यहाँ देखना पड़ेगा। एक तो यह है कि एक व्यक्ति जो पीड़ित है वह आरोप लगाता है कि मेरा जो है वह नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। मतलब SIR की प्रक्रिया को वह खारिज करता है यह कहकर कि SIR इसलिए करवाया जा रहा है ताकि मेरे जैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। और यही वजह है कि मेरा जो एपिक नंबर था पहले जो मेरे पास है, वह जब मैं सर्च करता हूं तो उसमें मेरी कोई डिटेल्स जो है वह चुनाव आयोग के मतदाता सूची में नहीं आता है। एक मामला तो यह हो गया, ठीक है, जिसको कि चुनाव आयोग ने तुरंत जारी किया और बोला कि नहीं, ये जो आप दिखा रहे हैं यह कहीं भी आपके चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं है। जो आप जिस पर वोट करते आ रहे थे, जिसको इस्तेमाल करते आ रहे थे, वह यह है और वह उपलब्ध है जिस पर आपने 2020 में नॉमिनेशन फाइल किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा मनीष भाई कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखना तो अपने आप में असंवैधानिक चीज है, इलीगल चीज है। 2024 में नहीं मनीष भाई, वो ऑलरेडी 2 वोटर आईडी कार्ड रखना तो इलीगल है ही ना। अब वो चाहे तेजस्वी जी रखे, वो मनीष जी रखे, वो रोहित पोखरियाल रखे, वो डॉक्टर संजय रखे, वो सबके लिए असंवैधानिक ही होगा ना। नहीं, मैं अभी आ रहा हूं ना। देखिए, जो जिस बात की सूचना जिसको आप असंवैधानिक बता रहे हैं या तेजस्वी यादव जिसको असंवैधानिक बता रहे हैं, सवाल यह उठता है कि 2024 में विजय सिन्हा ने ऑलरेडी अपना फॉर्म भर के कहां उनको 2 जगह में कहां पे उनको वोटर रहना है वह उन्होंने भरकर दे दिया, जमा कर दिया। 2025 में 5 तारीख को उनके रिश्तेदार के द्वारा यह जानकारी मिली कि नहीं, आपका पटना में भी अभी मतदाता सूची में नाम है। तो उन्होंने BLO को बुलाकर 5 तारीख को वह अपना नाम वहां से हटाने के लिए जो फॉर्म होता है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 1 तारीख से 31 तारीख तक का समय दिया है। इसी के लिए तो समय ही दिया है कि जिसका नाम रह गया, जिसका नाम किसी कारण से छूट गया या किसी का नाम 4 जगह है, वह उसको दावा आपत्ति, इसका नाम ही रखा है, दावा आपत्ति कर सके। उस प्रोसेस के तहत एक व्यक्ति ने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया कि मैं लखीसराय से मतदाता रहूंगा, मैं पटना में मतदाता नहीं रहूंगा। अब इस प्रक्रिया को पूरे हुए 31 तारीख के बाद अगर तेजस्वी यादव यही आरोप लगाते तो उनके आरोपों में दम होता और तब कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जी भी और चुनाव आयोग भी उस दायरे में आता कि भाई फिर आपने SIR की प्रक्रिया क्यों की जब 2 जगह नाम है ही तो। अभी तो वो प्रक्रिया चल रही है, अभी तो सुनवाई चल रही है और तेजस्वी यादव ने जजमेंट दे दिया। भाई, अपनी सुनवाई पर जिसकी पूरी हो चुकी थी उस पर तो उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया। ठीक है। और चूंकि प्रोपगंडा फैलाना है,
बदनाम करना है ठीक है चुनाव मनीष भाई, आयोग मैंने को, आपको चुनाव 3 आयोग से को 3.5 गालियां मिनट दे देनी दिए है, नॉन स्टॉप चुनाव बोलने आयोग के लिए। का मेरे साथ और भी लोगों के गेस्ट मन है, में से एक जो एक ओपनिंग में भरोसा है, सबका उस ले लूं, भरोसा उसके को बाद तो ये हटाना शो है, आप ही का गंदा है। कर रहे मेरे को स्क्रीन पर डॉक्टर रविशंकर रवि जी भी नजर आ रहे हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है आरजेडी के। रवि जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने सुना क्या कुछ कहा मनीष भाई ने? मैंने मनीष भाई से पूछा कि तेजस्वी यादव के पास 2-2 ईपीआईसी तो वो असंवैधानिक, लेकिन अगर विजय सिन्हा जी के पास निकला तो यहां पर मनीष जी ने बता दिया कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। और आप प्लीज जुड़े हैं तो मेरे दर्शकों को यह भी बता दीजिएगा कि जो 2-2 एपिक नंबर हैं तेजस्वी यादव के पास, जिम्मेदारी कोई ले रहा है? जिम्मेदारी किसकी, सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले और सबसे जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। इसको देखिए, मैं बीजेपी ने जब तेजस्वी जी का वो ह्यूमन एरर हो सकता है, वो टेक्नोलॉजिकल एरर हो सकता है, जिस तरह की विसंगतियां जी। आ रही थी और आज तक आ रही हैं, जिसको आप गहन पुनरीक्षण कहते हो, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहते हो, अगर हाँ। वो इस तरह का हो रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठता है। भाई ये एक केस नहीं है जो तेजस्वी जी का है या विजय सिन्हा जी का है। तो जब तेजस्वी जी के जिस भी विसंगति की वजह से वो मामला आगे आया, चुनाव आयोग पे शक इतना बना हुआ है कि किसी के साथ अभी कुछ हो रहा है विपक्ष की तो वो सुन नहीं रहे, तो तुरंत से एक इस तरह की प्रतिक्रिया आ जानी स्वाभाविक है। तो बीजेपी हमलावर हो जाती है, चुनाव आयोग भी तुरंत से नोटिस भेज देता है, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। फिर मीडिया में चलने लगता है कि 16 तारीख तक का डेट दिया गया है। ठीक तो है। एक मुझे लगता है कि चारों तरफ से मतलब सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे जाते हैं, सत्ता पक्ष से और चुनाव आयोग से जी। ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि चलिए आप एक केस पे इसको रिड्यूस ना करें, ये मसला तो हजारों लाखों लोगों का है। ये किस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है? मुझे तो इसमें ना कुछ स्पेशल दिखता है, ना कुछ इंटेंसिव दिखता है। हाँ। और रिवीजन तो नहीं, ये बिल्कुल 2-2 नहीं एपिक है, नंबर ये आना, एक 2-2 वोटर रिन्यूअल आईडी है कार्ड आ जाना। जिसमें रवि जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप ही बोलेगा, 40 मोर सेकंड्स आपको मैं दूंगा, आप मुझे प्लीज बताइएगा, ये व्यवस्थाओं का फेलियर है, ईसीआई का फेलियर है? क्योंकि अब तक तो आरजेडी ये कह ही रही थी कि ईसीआई जो है वो प्रेशर में काम कर रही है सत्ता पक्ष के। बिल्कुल, मैं तो शुरू से देखिए ये कह रहा हूं कि एक अब जो है ईसीआई अपने जिद और हठ धर्मिता की वजह से एक फेस सेविंग एक्सरसाइज में जुड़ा हुआ है। ठीक है। कि पहले बार आप इस सीक्वेंस को अगर थोड़ा देखें, पहली बार आप एक कठिन दस्तावेज की सूची जारी करते हो। हाँ। वन फाइन मॉर्निंग यू अनाउंस इट, एक सुबह आप अचानक से डिसाइड कर देते हो। जो दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास हैं वो जो है, आप जो आधार, मनरेगा कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज थे उसको आप नहीं रखते हो। परफेक्ट। कई तरह के लोग कोर्ट में जाते हैं, हमारी हाँ। पार्टी भी जाती है, एडीआर जाती है और भी लोग जाते हैं। ठीक है। कोर्ट सुझाव देती है कि भाई आप कंसीडर करो, वो नहीं मानते हैं। ये सारी फिर जब चीजें तो 65 दर्शकों लाख के सामने लोगों हम का नाम परोस कट चुके हैं जाता रवि जी, है। और आप खुद इतना स्ट्रांगली बात रखते हैं, सारी बातें दर्शकों के सामने। अब तो विषय बदल गया, अब तो हम एसआईआर रिवीजन पर सवाल उठा सकते थे, लेकिन अब तो दिल्ली में आपके साथी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दी ना। वो तो आप कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। मैं आऊंगा आपके पास, एक बार एक ओपनिंग रिमार्क में डॉक्टर संजय का ले लूं, उसके बाद सब आपका ही है। डॉक्टर संजय, आप लगातार मेरे साथ इस पूरे विषय पर लगातार आप मेरे साथ बन रहे हैं, कई सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, कई कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए ना, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया, विजय सिन्हा जी के पास भी 2 एपिक, तेजस्वी जी के पास 2 एपिक, ऐसे कई और लोग होंगे जिनके पास 2-2 एपिक। एक तो पॉलिटिकली पहला रिएक्शन आप मुझे दे दीजिए इन दोनों को सुन के, और दूसरा, अगर 2-2 वोटर कार्ड, 2-2 एपिक नंबर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था फेलियर इसको कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देखिए, डबलिंग की जो संख्या जो है वो 7 लाख है करीब, जो चुनाव आयोग ने बताया है जी। कि वैसे 7 लाख करीब मतदाता हैं जिनके नाम 2-2 जगह हैं। इंटेंसिव का मतलब ही यही होता है, माइक्रो तरीके से देखना। अब तो इतने सॉफ्टवेयर हैं चुनाव आयोग के पास कि वो तुरंत पकड़ लेंगे कि इस एपिक नंबर से अगर एक कार्ड इशू हुआ है तो कोई और भी इस नाम से या इस पते से कोई और कार्ड इशू हुआ है क्या। और अगर ये इशू हुआ है तो वैसे लोगों की संख्या केवल तेजस्वी प्रसाद यादव जी और विजय सिन्हा जी ही नहीं है, 7 लाख लोग हैं बिहार में जिनका की डबलिंग है।
अगर उनको डबलिंग को हटा करके अगर उनको एक ही मतदाता कर दिया जाए, एक ही जगह के वो मतदाता हों जिसके लिए संविधान उनको इजाजत देती है, ठीक है, तो मैं तो समझता हूं कि कोई ये नहीं है। हाँ, तेजस्वी जी को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, जी, मैं यही पूछने वाला था कि अगर ये व्यवस्थागत फेलियर है, इतने सारे हैं, खुद ईसी मानता है, तो तेजस्वी यादव के 2 एपिक पर इतना हो हल्ला क्यों हुआ? विजय सिन्हा जी के पास 2 हैं, वो तो कह रहे हैं मैं 2024 में ही एप्लीकेशन दे चुका हूं, तब भी हल्ला हो रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ जी, 2024 में अगर एप्लीकेशन दे चुके हैं तो एफिडेविट में तो कोई एक ही एपिक नंबर उन्होंने डाला होगा ना। हाँ, उनका भी 2020 का जो चुनाव का जो एफिडेविट होगा, उस एफिडेविट को निकाल लिया जाए। जिस तरह से तेजस्वी जी को एफिडेविट को तुरंत जिलाधिकारी ने या चुनाव आयोग ने बताया कि नहीं, ये एफिडेविट नंबर में इनका 228 है, ये 120 जो लास्ट वाला है एपिक नंबर का आरएबी, वो नहीं है। वो तेजस्वी जी बताएंगे कि ये आईडी कार्ड कहाँ से बना। तो विजय सिन्हा जी भी अगर एफिडेविट 2020 में दिए होंगे तो वो तो जो लखीसराय के जो वो है मतदाता वहां का दिए होंगे। फिर ये कार्ड क्या इनके पास कब आया, कैसे आया, फिर ये कैसे फॉर्म भरा गया, ये सवाल तो इन पर भी उठता है ना। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल चुनाव आयोग या कोई व्यक्ति जिनकी डबलिंग हुई है या जो प्रशासन है या जो बीएलओ हैं, जो इसके नोडल एजेंसी हैं, उन्होंने गलती की। मैं मानता हूं कि इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना सही नहीं होगा, और इंटेंसिव का मतलब ही यही होता है कि माइक्रो तरीके से हर एक चीज पर माइन्यूटली काम हो रहा है, और इसी को हम कह रहे हैं। आप बहुत सही बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय, इसलिए जब आप मैं बार बार खुद कहता हूं कई कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में तब्दील कर देते हैं। मनीष कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनीष, अगर एरर हो गई है विजय जी के साथ, तो वही एरर ऑफ मार्जिन क्या तेजस्वी यादव के साथ नहीं हो सकता? नहीं, मैं सवाल करूं संजय जी पर कि संजय जी आपने जो शर्ट पहने हैं इसका प्रिंट आपने जो है ब्लैक बनाया है और वो पेन से बनाया है, वो कंपनी वाले ने नहीं बनाया है। तो सवाल तो मैं कर ही सकता हूं, सवाल करने में क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल सार्थक कितने हैं, यथार्थपूर्ण कितने हैं, विषय तो यहाँ पर यही है जिस पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए यह है। अब देखिए मैं बताता हूँ, मैंने इसलिए कहा कि तेजस्वी जी के विषय से और विजय जी के विषय से इस विषय का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखिए तेजस्वी जी ने चैलेंज किया था कि मेरा नाम काट दिया गया, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, पूरी ही नहीं होती एसआईआर की प्रक्रिया, तो काट दिया था, छांट दिया था, इसका कोई विषय नहीं आता था उस समय में जब उन्होंने किया था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने एपिक नंबर शो किया। जैसे अभी संजय जी ने कहा कि हाँ ठीक है, नॉमिनेशन में ये सवाल तो जायज है, बनता है, बिल्कुल जायज, लेकिन सवाल दस्ती अगर बनाना है तो कुछ भी सवाल बना लेना है। और इस दस्तावेज के साथ अगर तेजस्वी यादव आते कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में गलत एपिक नंबर दिया या बांकीपुर का एपिक नंबर दिया, और ये अभी जो है दिखा रहे हैं 2024 में कि नहीं हम लखीसराय के वोटर हैं, अगर इस प्रकार की बातें हुई होती, सबूत के साथ आए होते तो सवाल बनता। लेकिन अभी तो वो सिर्फ एपिक नंबर पर जा रहे हैं। और ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया अभी जब तक समाप्त नहीं हुई है, अभी संजय जी ने सही कहा कि 7 लाख ऐसे लोग हैं, तो क्या आप 7 लाख लोगों पर प्रश्न खड़ा करेंगे? और अगर करते हैं तो फिर चुनाव आयोग एसआईआर तो इसी के लिए करा, बिल्कुल सही बात है। रवि जी आपको प्लीज रिएक्ट करना चाहिए, आप दोनों हैं स्क्रीन पर। रवि जी, क्यों जब खुद आरजेडी कटघरे में है, तेजस्वी यादव को खुद ईसीआई ने कटघरे में खड़ा किया हुआ है, आप वापस ईसीआई की तरफ गेंद फेंक रहे हैं? शूट एंड रन। ईसीआई खुद कटघरे में है। आप ईसीआई पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने से, वो भले अदालत के कटघरे में हो ना हो, अब तो है ही, सुप्रीम कोर्ट में है ही मैटर, 2 महीने से हर रोज टीवी डिबेट पे ईसीआई का व्यवहार, उसका कंडक्ट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक पब्लिक स्क्रूटनी हो रही है। ऐसी नौबत क्यों आती है? ऐसी आप बताइए। देखिए एक एनालॉजी ये चली है कि अगर रेफरी पे भरोसा नहीं है तो खेल क्यों खेलते हो? चुनाव आयोग एक रेफरी है। मैं उसमें बस एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जहां चीजें स्पष्ट तौर से कुछ नियम परिभाषित नहीं होते हैं, वहां रेफरी दोनों टीमों के साथ बैठ के निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट आप खेल रहे हो, बाउंड्री जो है डिफाइंड नहीं है, तो रेफरी क्या करेगा? दोनों टीमों के साथ एक
निर्धारण करेगा कि भाई नहीं, ये तो हमारी यहां पर boundary आपको है। लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी बात सुन रही है? मैं तो अब तक कई आरजेडी प्रवक्ताओं से सीधा सवाल पूछ चुका हूं कि आपको शुरू लगता है से नहीं ईसीआई सुन रही इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है, ट्रांसपेरेंट है? उनका जवाब ना आया है। कहां ट्रांसपेरेंसी है? आप फिर देखिए ना, आए दिन अभी कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया है कि ये जो 65 लाख लोगों का किस वजह से नाम कटा है वो हम नहीं बताएंगे, किसी रूल से हम मैंडेटेड नहीं है ये बताने के लिए। अरे आप रूल से मैंडेटेड नहीं हो लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए बताओगे ना, बूथ वाइज ब्रेकअप, किन किन कारणों से किन के नाम कटे हैं वो तो बताना चाहिए। वो नहीं बता रहे तो क्या मनसा है ईसीआई? मनीष भाई बता बताइए दीजिए। क्या मनसा है? मनीष भाई रिएक्ट कर दीजिए। देखिए मैं जो देख रहा हूं, अब क्या है, एक पीड़ित है, आप उसको इस तरह से देखिए एज ए एग्जाम्पल। अभी डॉक्टर साहब ने कहा एज ए एग्जाम्पल, एक पीड़ित है, वह कहता है कि मेरे घर में डकैती हुई है और मेरे ये सामान जो है वो निकल गए, डकैतों ने चुरा लिया। तो थानेदार उससे कहता है कि भैया आप ऐसा करो, आपके यहाँ डकैती हुई है, लिख के जरा दे दो मुझे कि आपके यहाँ डकैती हुई है और क्या क्या आपका नुकसान चला गया। तो अगला कहता है मैं क्यों दूं, मेरे यहाँ डकैती हुआ, ये आपका काम है, आप देखो मेरे यहाँ क्या क्या चोरी हुई है, मेरा क्या क्या नुकसान हुआ है, मुझे लिख कर देने की क्या आवश्यकता है। सिंपल शब्दों में अगर इस घटना को समझा जाए तो यही चीज है उस तरह से कि भाई मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं कोई सूचना नहीं दूंगा, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी, मैं आरोप भी लगाऊंगा कि मेरे यहाँ हुआ है और मैं यह भी कहूंगा कि थानेदार को बदल देना चाहिए, थानेदार बहुत बदमाश है, ठीक है, डकैतों से मिला हुआ है, लेकिन मैं लिख कर नहीं दूंगा कि मेरे यहाँ डकैती हुई है और मेरा कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है। मतलब सिंपल से शब्दों से मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जो है वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर रवि, कोई लिखित में शिकायत दी है? ईसीआई कह रहे जीरो आपत्ति आई है, जीरो आपत्ति। ये व्यक्तिगत चोरी या व्यक्तिगत डकैती का मसला नहीं है। नहीं है। अब देखिए इनको समझाइए आप, लाखों लोगों का मसला वोटिंग राइट, बोलने दीजिए, वोटिंग राइट का मसला है। और जहां तक मैं फिर से क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा, जब एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की जाती है तो अंपायर बोले एफिडेविट दो कि एलबीडब्ल्यू हुई ही है। अरे भाई आप अपील करोगे, जो गलतियां आपको दिख रही है, ये अंपायर का काम है उसका जांच करना और निष्पक्ष होकर जांच करना। आप बताइए, अब देखिए अभी भी डॉक्टर साहब लाखों लोगों का एड्रेस आ रहा है इस एसआईआर की प्रक्रिया में, एड्रेस 0, 00, 000, इसको आप कैसे गहन पुनरीक्षण करोगे? और ये सब इसलिए हो रहा है कि देखिए अभी बहुत इलाकों के लोग बाढ़ की वजह से वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, वो चले गए होंगे, वो मिलेंगे नहीं, फॉर्म बीएलओज खुद ही भर रहे थे, ये तो अब पूरा पब्लिक में है सब कुछ, तो रिसीविंग दी नहीं गई, फोटोग्राफ लिए नहीं गए, तो पूरी प्रक्रिया शुरू से चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का उल्लंघन चुनाव आयोग खुद ही करती आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग को इससे क्या फायदा होगा? देखिए मामला क्या है, अब मामला क्या है देख लीजिए। चुनाव आयोग, ठीक आप बोल लीजिए फिर बोल। हाँ मैं बोल देता हूँ मामला क्या, इन्होंने उदाहरण भी दिया एलबीडब्ल्यू का, जो हमेशा क्रिकेट में सबसे ज्यादा विवादास्पद फैसला होता था किसी जमाने में, ये उसी विवादास्पद फैसला का ये एग्जांपल है, लेकिन इनको पता नहीं है। अरे मैं आ रहा हूं ना, और भी बोल्ड भी होता है, कैच आउट भी होता है, लेकिन आपने एलबीडब्ल्यू का उदाहरण दिया क्योंकि वो विवादास्पद रहता है। सुनिए रहता है, लेकिन आपको यह पता नहीं कि आजकल डिजिटल जमाने से क्रिकेट खेले जाते हैं और कई एंगल में कैमरा लगा रहता है, तो थर्ड एम्पायर जो है ना वो डिसाइड कर देता है कि वाकई में एलबीडब्ल्यू का जो अपील है वो सही है। तो मनीष भाई विपक्ष कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दे दो, सुन लीजिए, मनीष भाई विपक्ष कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दे दो, राहुल गांधी मांग रहे थे सीसीटीवी फुटेज। हाँ तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जो पीड़ित है तो एक आवेदन दे दो ना भैया, तुम्हारी क्या क्या चोरी हुई। ईसीआई मना कर रहा है, ईसीआई का वो बड़ा लेटर मैंने पढ़ा, ईसीआई कह रहा है हम ऐसे बाध्य भी नहीं है, बाकी चीजें कानूनी है, कोर्ट में है, उस पर मैं ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय एक बार आ जाए, मैं तुरंत आऊंगा डॉक्टर रवि आपके पास। आप जानते हैं आप दोनों पॉलिटिकल आदमी है, तो आप लोग तो लगातार वर्सेस में रहेंगे, लेकिन डॉक्टर संजय जो है वो ग्राउंड जमीनी हकीकत मुझे बताते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय, मैं लगातार, आपको याद है शुरुआती दौर में तो हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहे थे, क्या सारा शिफ्ट एसआईआर की तरफ हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ हो गया? और ऐसी डिबेट्स तो हम रिजल्ट आने के बाद किया करते थे कि ईवीएम बेवफा है, अब तो सीधे सीधे ईसीआई, अब तो सीधे सीधे सीईसी के नाम पर मीम्स। चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। पहली चीज, 2003 के बाद 2025 में इंटेंसिव रिवीजन होता है।
अगर चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोग मृत हो गए, 36-37 लाख लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, जिनका कि अभी भी यहाँ का उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, और 7 लाख लोगों का डबलिंग है, जो हैं तो बिहार में गांव में रहते होंगे, शहर में शिफ्ट कर, 65 लाख का एक आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर 65 लाख का आंकड़ा अगर आपके पास है, 65 लाख लोगों का आपने नाम काटा है, तो उसके आधार क्या है, आप आधार उसको बता दीजिए। ठीक है, अब रह गई बात कि अगर इस तरह की चीजें हो रहा है इंटेंसिव रिवीजन में, तो 1.5 लाख बीएलए हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी के भी हैं, सबसे अधिक बीजेपी के ही हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, लेफ्ट के हैं, इवन जो आम आदमी पार्टी है उसके हैं। 1 अगस्त को जब ये लिस्ट जारी किया, ड्राफ्ट जारी किया गया, अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, ड्राफ्ट जारी किया, उस ड्राफ्ट में ये बात की गई कि 1 अगस्त से लेके कल तक, शनिवार तक, किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं की है। हाँ। 7,252 आवेदन की बात चुनाव आयोग कर रहा है, वो व्यक्तिगत आवेदन है कि भाई हमारा डबलिंग हो गया है, एक जगह से मेरा नाम हटा दीजिए। ठीक है। या हम अब शहर में शिफ्ट कर गए हैं, गांव वाले वोटर लिस्ट से नाम हटा दीजिए। नाम हटाने और नाम जोड़ने का राइट किसके पास है? वो तो चुनाव आयोग के पास ही है। बिल्कुल सही बात है। तो चुनाव आयोग के पास है, तो 7,252 लोगों ने ये किया। अब रह गई बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो समझाते हैं, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि इनकी पाठशाला में एक बार मुझे भी पढ़नी चाहिए। अरे सर, नहीं इसलिए कि भाई आपके जो तर्क होते हैं, तर्क इसलिए कि जब सब पार्टी के लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपना बीएलए नियुक्त कीजिए, बूथ लेवल एजेंट, क्या उस बूथ पर कौन आपके मतदाता हैं जो जिनविन मतदाता हैं, योग्य मतदाता हैं, उनका नाम काट दिया गया है और उनका लिस्ट अगर उस बीएलए के पास है, तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं जब 1 महीने का समय है? परफेक्ट। चुनाव आयोग, मान लिया कि पूरी गलती चुनाव आयोग कर रहा है, आप आपत्ति तो दर्ज कर दीजिए। एक दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ओपी रावत, मैं उनका एक बयान बता रहा हूं। ओपी रावत साहब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त था, तो जनता के स्पष्टीकरण के लिए अगर कोई औपचारिक तरीके से आवेदन न भी देता है, शिकायत न भी करता है, तब भी उनकी शिकायत सुनना मेरी जिम्मेवारी बनती है। परफेक्ट। ये याद आयोग को उनकी शिकायत सुननी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि चूंकि आपने कोई आवेदन नहीं दिया। डॉक्टर संजय, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के तर्क, मैं तो कह रहा हूं तर्क हो तो भी ठीक है, कुतर्क ना हो, तर्क होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर संजय प्लीज आप मेरे भी एक कंफ्यूजन का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं भी अब धीरे धीरे कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं रोज इस पर बात कर रहा हूं, रोज आरजेडी विपक्ष की तरफ से हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है, हम लोग उनके पास आवेदन क्या दे, हमारे नेता तेजस्वी यादव गए तो थे पटना में, अब इससे ज्यादा और क्या कर दें। तो एक जनता के बीच में नैरेटिव नहीं जा रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बिल्कुल, मतलब डेमोक्रेटिक देश में जहां पर हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी एक साख है, और वो बात नहीं कर रही, बात सुनने को तैयार नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो बचाने के लिए, बनाने के लिए बनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसी भारत के संविधान ने बनाया है, और वो जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है, किसको नहीं पता है? सही बात। तो वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, तो आपको तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। और मैं तो रावत साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे याद रावत साहब ने यही बात कहा कि अगर वो कोई औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से शिकायत न भी दर्ज करते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग की बनती है, ताकि जनता में क्लियर मैसेज जाए कि हमारे हितों के साथ या कोई योग्य मतदाता के साथ चुनाव आयोग ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। जो है मतदाता, जो डिजर्व करते हैं, उनको चुनाव आयोग ने मतदाता माना। जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो मतदाता के योग्य नहीं है, राजनीतिक पार्टियां चाहे जितना दबाव बनाया, हमने उनको मतदाता नहीं माना।
ठीक है। तो ये बात तो मैं रावत साहब की भी बात बता रहा हूँ कि वो हाँ। भी जो कह रहे हैं, मैं चुनाव आयोग को आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ। हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मेरे मन में भी चीजें आई तो मैं इसलिए क्लियर कर लेता हूँ। आप रवि जी प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए, इतनी अच्छी बात है डॉक्टर संजय ने कह दी और मैंने आपके मन में जो सवाल आया होगा तुरंत मैंने वो पूछ लिया कि तेजस्वी यादव तो गए थे, पटना में भी गए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं है लिखित में, और बार बार यही ईसी कह रहा है जीरो आवेदन आए अब तक। नहीं, मैं पहले मनीष भाई के बात पे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स मुझे दे दीजिए। मैं आपको 60 सेकंड दे क्योंकि रहा वो हूँ। हाँ, और डॉक्टर संजय के बात पे भी मैं आऊंगा। प्लीज। हाँ, कि अगर चुनाव आयोग रेफरी है, और हालांकि काफी जवाब तो आपने दे ही दिया कि भाई आपके पास अगर डेटा है, सीसीटीवी फुटेज है तो दे दो। हाँ, बात सिर्फ एलबीडब्ल्यू की नहीं है, बात नो बॉल की है, बाउंड्री पे 4 रन हुआ कि नहीं हुआ इसकी है। ठीक है। कई तरह, मेरा कहना सीधा यह है कि जहां पे रूल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है, वहां पे रेफरी को दोनों टीम के साथ बैठ के उन रूल्स का निर्धारण करना नहीं, पड़ता है। लेकिन इसको तो आप ही की बातें शॉक बिल्कुल नहीं डिफर देना कर रही है होता ना, है जब कि आप मान ही नहीं रहे कि ईसीआई इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ट्रांसपेरेंट है। मैं वापस आपको वक्त दूंगा, पूरा वक्त दूंगा डॉक्टर रवि। मनीष भाई मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे को अपने पैनल में एक बहुत शानदार चेहरा भी नजर आ रहा है, उनका एक बार इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ इस पैनल में डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के व्यक्ति है और जब बात रखते हैं तो बिल्कुल फैक्ट्स पर रखते हैं, हार्ड फैक्ट्स रखते हैं। तो मैं एक बार उनका इंट्रो ले लूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। अमीन सर, सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। यकीन मानिए मेरे पैनल में जुड़ते हैं आप तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आता है, लेकिन अभी तक की जो चर्चा रह गई वो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कुछ समरी आपको दे पाऊं। लेकिन अभी पहले आप मुझे बता दीजिए, ये दो एपिक नंबर, दो वोटर आईडी कार्ड जारी कैसे हो जाते हैं? देखिए, अगर किसी ने अप्लाई किया है 2 जगह से जी, तो जानकारी नहीं है, उसने अप्लाई किया है, हाँ, तो उसके लिए दंड दिया जाता है। ठीक है, 1 साल का कारावास है और फाइन है। ठीक है। अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो चाहे वो किसी स्तर का अधिकारी हो, चाहे बीएलओ का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर का सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, उसको पनिश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी धाराओं के अंतर्गत। हमारा जो आरपीआई एक्ट है उसके तहत उसको भी पनिश किया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो। सवाल इस बात का है कि ये इंक्वायरी का विषय है। जब इंक्वायरी होगी तो उसमें सारी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद उस पर डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लास्ट होगा। जी अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिए, शुरुआती एसआईआर से हुई, एसआईआर को लेकर इतनी तरह कंफ्यूजन जनता के बीच डालने की कोशिश, ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी मैं कह दूं, इस तरह की बातें हमारे देश के चुनाव आयोग के लिए। और मैंने विपक्ष के कई सवालों को, मैंने कई बार उनके सामने सवाल रखा। अमीन सर आप जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं आपके सामने भी मैं रखूं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, ट्रांसपेरेंट है? दे से नो। देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल है, संविधान अंतर्गत है और बिल्कुल 100% है। और जहां तक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आजादी से, आप देखिए 52 से लेके आज तक चुनाव कराते आ रहे हैं। हमेशा जो भी दल अपोजिशन में होता है वो ये कहता है ये रूलिंग पार्टी के साथ मिला हुआ है। आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊंगा कि जब ईवीएम शुरू हुई उसको भी यही कहा गया, और ईवीएम के लिए हम लोगों ने उनको बुलाया सारे दलों को और कहा भाई आइए हैक कर लीजिए, इसको ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, दुनिया भर जनता में बातें करते आइए। कोई नहीं आया था। कोई भी अगर दल आया हो तो मुझे बता दिया, पत्रकार के नाते आपको जानकारी होगी। नहीं आया था, दल सामने नहीं आया इस बात को, ठीक है। और अगर आता तो बात उसके सामने रखी जाती है, बात हो जाती। और जब ये लोग न्यायालय में गए, राज्य स्तर के जो हाई कोर्ट से, वहां से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला ईवीएम के बारे में। जब सीजीआई के पास आए तो वहां से भी इनको पता चल गया। एक ईवीएम जो है एक कैलकुलेटर है, उसके अंदर वो नहीं होता है, वो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं है, किसी आउटर सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। ये फोन बिना सिम कार्ड, बिना इंटरनेट, यही है ईवीएम। मैं लोगों को समझा के थक गया हूं। लेकिन अमीन सर आप जुड़े मेरे साथ। हाँ, लेकिन मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि हम तो ईवीएम की बातें, ईवीएम बेवफा, इस पर बाद में बात करते थे। अब तो सीईसी पर सीधा टारगेट, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सीधा टारगेट। 20 मोर सेकंड्स। डॉक्टर अमीन प्लीज आप बोलिएगा। अमीन सर। रोहित साहब, आप इस बात को भी देखिए ना, दोबारा ये कहा गया हम ब्लाइंड वोट डालते हैं। डालते हैं, हमें पता ही नहीं हमने किसको डाल दिया, किसको कर दिया। जबकि करते तो कहते थे जब मिली हुई भगत है,
उसको जो भी गवर्नमेंट होती थी। ठीक है। आप क्या है कि हमने उसमें इन्हीं लोगों के कंसर्न से दिखा के बता के करके एक वीवीपैट मशीन लगा दी जिसमें स्लिप है। अब उसका भी झगड़ा कि स्लिप इनको दे दो, अगर स्लिप दे देंगे तो कुछ लोग तो जाके बाहर बेच लेंगे कि हमने आपको वोट दिया है। हो सकता है किसी की दुश्मनी हो, इनको गोली मार दे। इसको सिक्रेसी होती है, इनकी अपनी समझ है, इलेक्शन कमीशन की अपनी समझ है। नहीं, मैं तो अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो बॉडी मानता हूं जिसको मतलब जिसको जितना सैल्यूट कर दिया जाए ना, इतने बड़े देश में व्यवस्थाओं को किस तरीके से करती है। यूरोपियन कंट्रीज आती थी, अमेरिका जैसी सुपर पावर आती थी कि 140 करोड़ भारतीयों में इतनी अच्छी व्यवस्था है, ईसीआई कैसे कर रही है। और अगर देश का एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साख पर सवाल उठाता है तो सबूत उनसे भी मांगे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं कुछ गलत कह रहा हूं। अमीन सर मैं वापस आऊंगा प्लीज। डॉक्टर रवि आप कुछ कह रहे थे, आपने अमीन सर को भी सुन लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अमीन साहब ने ये बताया कि जब ईवीएम आया था तो सारे दलों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। इस बारी जब एसआईआर करना था तो क्या सारे दलों को बुलाया गया? क्यों अचानक से एक रात या एक सुबह ये अनाउंसमेंट कर दिया गया? चाहना चाहते हो उस कंटिन्यूएशन में जवाब उसका दीजिए, या आप लोग क्यों नहीं आए थे, बस उसके बाद इसके बात करेंगे। एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन ने सारे दलों को नहीं बुलाया और अचानक से एक सुबह नोटबंदी की तरह जैसे अनाउंसमेंट नोटबंदी का किया गया था वैसा ही अनाउंसमेंट कर दिया गया। और चुनाव आयोग अपने ही नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते आ रही है। का जवाब दूंगा मैं। नहीं लगा, सर्टिफिकेट नहीं लगा, सिग्नेचर नहीं हुआ, और तो जब आपका फाउंडेशन ही, नींव ही आपका खोखला है तो उसके ऊपर आप कैसी इमारत खड़ी करोगे? वही आज दिख रहा है। आखिरी बात, जो डॉक्टर संजय कह रहे थे कंप्लेंट नहीं आया है, ये चुनाव आयोग का 5 अगस्त का एक नोटिफिकेशन है जिसमें चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि यस बीएलओज के थ्रू कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉलम बी में वो ये भी कह रहे हैं कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम इलेक्टर्स 2864। ये 5 अगस्त का है। नहीं, ये बात बताई डॉक्टर संजय ने, इस बात को रखा, इंडिपेंडेंट आई है एप्लीकेशंस। है ना, चुनाव आयोग ने बोला कि आप रूटेड थ्रू बीएलओ आइए। ठीक है, अब तो आप जो ये गोल पोस्ट शिफ्टिंग तो दिख रहा है ना। कॉलम सी, फॉर्म्स रिसीव्ड फ्रॉम न्यू इलेक्टर्स ऑन अटेनिंग 18 इयर्स ऑफ एज एंड एबव। 18 साल से ज्यादा उम्र जिनकी हुई है उसके फॉर्म्स इकट्ठा किए गए। ये फॉर्म जो है ये है 14,914। ठीक है, और इसी वक्त एक और नोटिफिकेशन है कि जिनका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है वो भी अप्लाई करें। ठीक, तो ये तो मिक्स हो गया। तो अब 14,914 नए वाले हैं या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम नहीं है, दोनों जोड़ के हैं, तो कंफ्यूजन कर दिया ना। अब आप 7 लाख जो डुप्लीकेशन वाला है मैं उसको छोड़ भी दूं तो जो 22 लाख लोग मरे हैं चुनाव आयोग के हिसाब से या जो स्थानांतरित हो गए हैं, इनका तो एक मौखिक आधार पे ही बनाया गया होगा। ठीक है, कोई कागज तो इसमें है नहीं। तो जब आपको डिलीट करना है तो आप वर्बल रिपोर्ट को रिलाई कर रहे हो, जब आपको ऐड करना है तो आप डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। बूथ वाइज किस वजह से डिलीट हुआ इसका देने में कोर्ट में आप हलफनामा डालते हो कि हम दे नहीं सकते। ये तो देना चाहिए ना, तब तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिल्कुल सही बात है। मैं जानता हूं कि इस पर अमीन साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, डॉक्टर संजय का भी नाम लिया, वो भी रिएक्ट कर रहे हैं, मनीष भाई भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी आ रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि निर्बाध तरीके से चर्चा आगे बढ़े। वोटर लिस्ट में यानी एसआईआर को लेकर घमासान बहुत तेज है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टी, वीआईपी पार्टी, हर कोई कह रहा है। और अब 2-2 एपिक नंबर पर तेजस्वी सीधा सीधा चुनाव आयोग पर बरस रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, सीधा सीधा कह दिया क्या कुछ हो रहा है, हमारी तरफ कार्रवाई कर रहे हो। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के पास डिप्टी सीएम का नाम लिया, विजय सिन्हा का, उनके पास 2-2 एपिक, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग रवैया। सत्ता पक्ष पर भी सवाल उठा दिया। आरजेडी पहले दिन से कह रहे हैं जेडीयू के लिए कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सुशासन बाबू डर चुके हैं, जनता के बीच जा नहीं रहे, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि सत्ता पक्ष की बी टीम है, एजेंट के तौर पर काम कर रही है। कई तरह की बातें आई और मैं यही चाह रहा हूं कि क्लैरिफिकेशन के साथ मैं अपने दर्शकों के बीच जब मैं 5 की पड़ताल को कंक्लूड करूं, किसी एक सवाल का भी जवाब, किसी एक कंफ्यूजन भी क्लैरिफिकेशन में तब्दील हुई तो ये शो सार्थक है। बहुत ही एलिगेंट सा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अमीन सर मैं आपके पास आ गया। अमीन सर, अभी ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रवि ने कहा खोखले हो गई है नींव,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नींव ही खोखली हो गई है। ये 2014 के बाद से ही हुई क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब से बना है तभी से खोखला हो गया है। अच्छा। हार जाते हैं तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करा दिया, उनके साथ रूलिंग पार्टी के साथ मिला हुआ था। हाँ। इन्हीं की अच्छाई बता रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन कोई भी स्टेप उठाता है, अभी ये बात कर रहे थे एसआईआर की, एसआईआर के बताऊंगा कि राहुल गांधी की देन है, उनको धन्यवाद दीजिए। कैसे? एलओपी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा हाँ। सब्जेक्ट उठाया है। और अभी जब हरियाणा और दिल्ली और महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे, हाँ। उन्होंने बड़ा उठाया था। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीएलओज ने जो है उनके लाखों वोटर जो है बीजेपी के ऐड कर दिए हैं लिस्ट में, और लाखों वोटर अपोजिशन पार्टीज की विड्रॉ कर दिए हैं लिस्टों से। हाँ। हैं जो लोग हार गए वहां पर, और इसको देखा जाना चाहिए, और शोर मचाया था। तो ये होना ही था, हमारा जो एसआईआर की प्रक्रिया है होनी है, और होना शुरू हुई। जिस तरह से याद होगा आपको, ईवीएम हमने केरला से शुरू किया था, एक मॉडल शुरू किया था, वहां से पूरे देश में लागू हुआ। तो अब एसआईआर की जो हमारी शुरुआत थी अभी होनी थी, तो हमने इधर से शुरू कर दिया। बिहार में इलेक्शन होने हैं, इसके बाद आसाम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, कह दिए केरला है, क्यों नहीं होगा? हम तो करेंगे इस बात को। और अभी इलेक्शन कमीशन कैसे खोखला है कि हमारे लिए तो वोटर इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए वोटर इंपॉर्टेंट है। आप स्टेक होल्डर हैं, आप देखिए, आप लोग रजिस्टर्ड पार्टी कराते हैं इलेक्शन कमीशन में, अभी क्या निकला है? 334 पार्टियां खोखली निकली हैं, जिसमें 17 पार्टी आपके बिहार की खोखली हैं। हाँ। जिनका तो रजिस्ट्रेशन जहां पे कराया है उसका एड्रेस पता है, ना इनकम टैक्स दिया है, हाँ। ना 6 सालों से किसी पार्टिसिपेशन किया है। हाँ। दूसरी पार्टियों की दलाली करते रहेंगे लोग, जिसका हमने खुलासा किया था एबीपी न्यूज पे। मैं ही था अकेला बोलने वाला, और दोनों क्या एबीपी ने सीक्रेट किया था, उस पर मैंने रिएक्शन दिए थे। पहली बार इतिहास में हुआ था। ये तो स्थिति हो चुकी है। हाँ। आप कमीशन को बदनाम करते हैं। आप अपनी यहाँ स्थिति देखिए ना, कि ना तो आप 1961 का इनकम टैक्स भरते हैं पार्टियां बनाने के बाद, ना आरपी एक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ना उनका जवाब देते हैं। रजिस्ट्रेशन कर ली पार्टी और घर में बैठ गए, ना उनके एड्रेसेस का पता नहीं है। बिहार की 17 पार्टी डिरजिस्टर की है, 340 पार्टियां टोटल की है देश में। ये सब क्या है? देखिए ना इस बात को। उसको तो साथ देगा नहीं कोई कि हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के खड़ा हो, बल्कि अपनी बातें करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन खोखला होगा। अरे साथ दीजिए ना, आप स्टेक होल्डर हैं, हर पार्टी का आदमी आगे आना चाहिए, स्टेक होल्डर है। और जब भी कोई मीटिंग होती है, मैं आपको बताऊं, चाहे मॉडल को कंडक्ट हो, चाहे वीवीपैट शुरू की हो, चाहे ईवीएम शुरू की हो, हमेशा हर पार्टी का दल का लीडर बुलाया जाता है। बिना उनके कंसर्न के कोई काम नहीं होता। हाँ। ज्यादा मैं क्या बताऊं? नहीं, वो तो कह रहे कि एसआईआर कर दिया आपने, रातों रात हमारे ऊपर थोप दिया। तब नहीं पूछा। क्या कह रहे थे? कह रहे जब एसआईआर शुरू किया तो पूछा नहीं। हाँ। ऐसा क्या भाई? हमेशा पूछा जाता है, इनके साइन होते हैं। आइए इलेक्शन कमीशन में हम दिखाते हैं आपको, इनको नोटिस भेजे, आने के बाद रजिस्टर में साइन हुआ, बाद में कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आपने दे दिया अमीन सर। आपका होने का यहाँ पर जो मेरी मकसद थी, मंशा थी, आप यहाँ पर रहे, वो सारी चीजें जा रही हैं। डॉक्टर संजय प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। अभी जो कहा गया, मैं तो बताया, शायद वो सुन नहीं पाया। नहीं, आपने बताया, मैंने उसी वक्त काउंटर कर दिया कि आपने बताया था। मैंने कहा कि 7,252 2000 नहीं, 7,252 आवेदन व्यक्तिगत आए हैं। वो किसी बीएलए ने कोई अभी तक ये नहीं किया है। एक विधानसभा में करीब 320 बूथ होते हैं, और बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। जब हर बूथ लेवल पर एक पार्टी का एक बूथ लेवल एजेंट की इजाजत इस बार चुनाव आयोग ने दिया है कि बीएलओ के साथ बीएलए भी होंगे, तो कौन दर्ज कर रहा है आपत्ति? और अभी कहा जा रहा था ना कि प्रमाण देना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी से कहा कि भाई आप कह रहे हैं ना 15 वैसे मतदाता को ले आइए जो जीवित है, और चुनाव आयोग ने उनको मृत घोषित कर दिया है 15। और कपिल सिब्बल जी कहते हैं मेरा काम नहीं है, कर देते हैं। और कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कहां से लाऊंगा? भाई 22 लाख में आप 15 नहीं खोज पा रहे हैं, आरोप लगाने के लिए आप तैयार बैठे हैं, तो चुनाव आयोग तो अपनी प्रक्रिया को करेगा। आप उनके प्रक्रिया पर सवाल उठाइए, उनके प्रक्रिया पर आप तरह तरह के आरोप लगाइए। चुनाव आयोग अपना काम करेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतने ही बड़े मतदाताओं के हितैषी हैं तो अभी आपको 1 महीने का वक्त है ना, वो 1 महीने में उन आपत्तियों को लेकर के आप खड़े तो हो जाइए। माध्यम जो हो बीएलओ ही माध्यम, ठीक है, लेकिन आपत्ति तो दर्ज हो कि भाई देखिए ये योग्य मतदाता
आता है इनका मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है। अभी तो ड्राफ्ट आया है, अभी फाइनल लिस्ट तो आया नहीं आया, अभी केवल ड्राफ्ट ही है। चुनाव आयोग ने क्या कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट अभी आया है, ड्राफ्ट में जितनी तरह की शंकाएं हैं, मान लिया जाए कि चुनाव आयोग के द्वारा 1000 तरह की त्रुटियां आपको दिखाई पड़ती है, उन त्रुटियों को सुधारने से इलेक्शन कमीशन इनकार करे तब तो त्रुटियां खड़ा हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसके बाद आप केवल आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। और इंटेंसिव रिवीजन के पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं बैठाया गया है, वो नहीं गए हैं चुनाव आयोग में। इंटेंसिव रिवीजन के पहले 12 दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नहीं गए हैं चुनाव आयोग में, जब उन्होंने कहा कि हम इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई चाहे वो समरी रिवीजन हो या इंटेंसिव रिवीजन हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाना ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है, वो बुलाते ही हैं। एसआर में ही बुलाया होगा, नहीं बुलाया तो डॉक्टर अभी मुझे भी बता देंगे। मनीष भाई मैं आपके पास आ गया। संजय सर मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मुझे भी देते हैं, दर्शकों को देते हैं, लेकिन मनीष भाई प्लीज आप मुझे बताइए, आरोप तो आप पर भी यही लग रहा है कि चुनाव आयोग को आपने डरा कर, धमका कर, प्रेशराइज कर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करवा दी और बाद में यही प्रक्रिया आप पर बैकफायर हो गई। अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक और बात मुझे बता दीजिएगा, जो विपक्ष आरोप लगाता है, तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि आप जो संवैधानिक संस्थाएं नाम जरूर लेते हैं लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उनका उपयोग करते हैं। मनीष भाई बीजेपी। हाँ रोहित भाई ऐसा है कि बड़ा अच्छा एक गालिब का शेर था कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के संदर्भ में अगर बातें की जाए तो जब चुनाव होते थे लोकसभा या विधानसभा के, तो 100 लोग 80 87 लोग की हत्या हो जाती थी चुनावी हिंसा में। एक समय था ऐसा था बिहार में। आज जरा बता दे कि कितनी हत्याएं होती है, कितने बूथों पे हिंसा होती है। पहले तो आप पूरी मीडिया वाली टीम जो है ना बिहार में कैंप किए रहते थे कि कहां पर हिंसा हो रही है, कहां पर बूथ लूटे गए, कहां पर मतपेटी जो है सो लेकर भाग गया। हिंसा का वो दौर था, आज भी उसके पुराने वीडियो उपलब्ध है। देखिए इन्होंने कहा कि खोखली हो गई है चुनाव आयोग। मुझे बड़ा दुख हुआ कि डॉक्टर साहब हैं इतने अच्छे, इस प्रकार के शब्द एक संवैधानिक संस्था, भाजपा के लिए आपको जितनी गालियां देनी हो आप दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका राजनीतिक धर्म है। लेकिन चुनाव आपको अगर आप खोखली कहते हैं तो वो हिंसा का दौर बिहार का याद है क्या? आपकी तो आज भी पसंद है। अभी हाल में राहुल गांधी का बहुत पुराना बयान नहीं, उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब जरा सोचिए, विचार कीजिए, ये इनकी सोच है। ये तो चाहते हैं कल अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से वोटिंग करा देना तो उनकी जो लाठियां हैं, वो जो हिंसा का दौर था देखिए फिर शुरू हो जाएगी। और चुनाव और वोट, और मैं आपको बताऊं, मैंने एक आंकड़ा देखा था कि जब 1990 में बिहार में 62% वोट पोलिंग हुई, 95 में 62% पोलिंग हुई, 2000 में 62% पोलिंग हुई, और जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो 2003 में एसआईआर हुआ था, और उसके बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ 2005 में, तो जानते हैं कितना पोलिंग हुआ था? मात्र 45% पोलिंग हुआ था। क्या राजद के प्रवक्ता बताएंगे कि वो जो 17% वोटर थे वो कहां चले गए? ठीक है। आज 62% या मान लिया जाए 57% से ज्यादा पोलिंग नहीं होती 100% में, कोई बताएगा कि यह 30-35% वोटर कहां चला जाता है? क्या चुनाव आयोग को यह जानने का हक नहीं है? क्या आपको और हमको यह जानने का हक नहीं है कि हम 100% मतदान एक विधानसभा में क्यों नहीं तो आरोप लगा रहा है कि पहले बूथ लूटे जाते थे, अब क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं बीजेपी वाले तो इसलिए डिजिटली वोटरों को हटा दे रहे हैं। ये भी एक तरीके से डिजिटल लूट ही है, ये आरोप है। रवि भाई प्लीज अब आप आइए। रवि भाई। रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यहाँ सारे पैनलिस्ट को जितना समय चाहिए उतना आप दे रहे हैं, सबको समय मिल रहा है। तो मैंने चुनाव आयोग खोखला है ये नहीं कहा, मैंने एसआईआर के लिए कहा। ठीक है। देखिए कोई भी संस्था पूरी तरह से अच्छी या वो नहीं होती, और जब सवाल उठते हैं तो संस्था को ठीक काम करना चाहिए और संस्था स्ट्रांग होगी। मैंने एसआईआर के लिए कहा कि एसआईआर का पहला स्टेप ही खोखला था। वहां पे 3 चीजें थी, रिसीविंग देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, फोटो लगेगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। हफरा तफरी में काम शुरू हुआ। तो जब आपकी बुनियाद अगर ठीक नहीं थी तो उस पर इमारत अच्छी खड़ी नहीं होगी, इसलिए ये विसंगतियां दिख रही हैं और आगे भी दिखेंगी। आपने जो पहला ऑब्जेक्शन लगाया था, सुन लीजिए,
आपने जो पहला कंप्लीट करने ऑब्जेक्शन लगाया दीजिए। था वो समय पे लगाया था कि समय ही नहीं है। अब आप कहते हैं कि समय का प्रोसेस तो गलत था। प्रॉब्लम है ही ना। पहले इस आप ये समय, डिसाइड कम तो करिए समय कि में, समय बाढ़ कम के था समय या में प्रोसेस गलत था। आप इसको समय लेके करते, आराम से करते, तो ये हफरा तफरी का माहौल नहीं बनता, मैं ये कह रहा हूं। और तो बंगाल में क्यों चुनाव विरोध कर रहे हैं आयोग फिर? को कौन क्या कह रहा है उसको उत्तर छोड़िए, मैं प्रदेश में मोदी क्यों जी का विरोध कर आपको रहे हैं? ट्वीट सुना देता हूं कि अगर चुनाव आयोग को बुरा लगता है कि मैं चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बात कह रहा हूं, तो चुनाव आयोग मेरे ऊपर केस कर सकता है। नरेंद्र मोदी, ये 13-14 का ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का, अभी आ रहा है सोशल मीडिया पे। तो सवाल ये है कि जब भी किसी दल को, जब कोई विपक्ष में होता है और ठीक है। उसको संतुष्टि नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं दिखेगी, तो वो तो सवाल उठाएगा। ठीक और है। सवाल उठाने का नहीं, और ये मैं भी मतलब इस नहीं बात को होता है कि मानता हूं, जो है इलेक्शन कोई कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ी एनार्किस्ट बॉडी हो गया। है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसको सवालों के जवाब देने चाहिए और उसका बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर अमीन दे सकते हैं। अमीन सर, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। अमीन सर प्लीज मुझे बताइए, जो आरोप लगातार लग रहे हैं, प्रेशर में आती है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्रभाव होता है क्या, पड़ता है क्या? पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से जनता को प्रेशराइज करती हैं। अच्छा, मिशन कभी प्रेशराइज नहीं होता है किसी के लिए। ठीक है। अगर प्रेशराइज करता होता तो नतीजे अलग आते। जैसे इनके एलओपी का एग्जांपल ले लीजिए, रायबरेली से भी जीतते हैं, वायनाड से भी जीतते हैं। बिल्कुल। ये क्या होता है? एक आजादी दर्शाता है। उसके बाद जब उनकी सिस्टर लड़ती हैं तो वो जीत जाती हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वोटर्स का वोट देने का अधिकार है, वो देते हैं, फ्रेंचाइज इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और जैसा पार्टी जैसा करेगी उसके सामने उसी तरह से रिजल्ट आएंगे। ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन एम्पायर को बदनाम करना बड़ी ठीक बात नहीं यह है। है इलेक्शन कमीशन प्रेशराइज नहीं होता। 20 सेकंड ही दे पाऊंगा। 20 सेकंड संजय सर, 20 सेकंड सिर्फ, कंक्लूड 20 सेकंड। मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन कोशिश भी करती है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी पार्टियों को हम संतुष्ट करें। इसीलिए मैंने कहा कि इंटेंसिव रिवीजन के पहले भी बिहार में 11 जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां थी उनको बुलाया इलेक्शन कमीशन ने। बड़ी संस्था है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भी जानती है 140 करोड़ भारतीय लोग उनकी तरफ किन निगाहों के साथ देखते हैं, उम्मीदों भरी निगाहों के साथ देखते हैं। ये 60 मिनट कैसे बीते मुझे पता नहीं चला, यकीन मानिए। संजय सर थैंक यू, मनीष भाई बहुत धन्यवाद, रवि सर थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।